हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइज। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों जो हम लोगों ने जजेस केस के बारे में बात करी थी ना, उसी को एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हुए हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट का, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जाना। लेकिन उससे पहले ना एक ब्रेक लेते हैं ज़रा। जजेस केस के कंटेक्स्ट में एक बात करेंगे हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये कोई चीफ नहीं, इसको कंप्लीट कर लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो 1950 से लेकर 1973 तक ना एक प्रैक्टिस जो थी वो एक कन्वेंशन के तौर पर हरनीत ये चली आ रही थी कि सीनियर मोस्ट जज जो होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को अपॉइंट करा जाता था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हरनीत ये सीनियर मोस्ट कौन, ये एक्सपीरियंस वाइज, एज वाइज, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? श्रेया, मयूर, नहीं ना? अब ये एक इस्टेब्लिश कन्वेंशन थी। इस्टेब्लिश कन्वेंशन मतलब जब तक किसी ने किसी परंपरा को छेड़ा ना हो तो जैसी चली आ रही है हम लोग उसको वैसे ही चलने देते हैं ना। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन। इसको वॉयलेट करा गया 1973 में। श्रेया, गेस द लेडी फिगर किसने वॉयलेट करा होगा? यस, हर जगह यही इन्वॉल्व है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, जब भी इनका सहारा ले लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, इट वॉज वॉयलेटेड इन 1973। क्या हुआ था, मैं आपको एक टर्म समझाता हूँ हरनीत, सुपरसीड। एंड डोंट वरी, इसके बारे में आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो हमारी सीरीज है बहुत प्यार से जानोगे। वहाँ पर याद है आपको, मैं आपको अक्सर एक चीज़ बताता रहता हूँ कि 1970s का जो डिकेड था, इट वॉज एन एरा ऑफ टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ टसल बिटवीन जुडिशरी वर्सेस इंदिरा गांधी। याद है? मैं बताता हूँ 1970s का दौरा कुछ ऐसे ही था। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो कन्वेंशन चली आ रही थी, अब कन्वेंशन के अंदर एक बात बताओ, भले ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर को तोड़ा, लेकिन कन्वेंशन को क्या हम हरनीत तोड़ नहीं सकते? मयूर, तोड़ सकते हैं हरनीत? अच्छी बात है ऐसा करना। गलत गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं था ना मयूर। अब ऐसा बोला जाता है ये अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए करा गया। अब क्या था, जैसे ये पर्सन है श्रेया, सीजीआई, ठीक है, इनको बनना है, मतलब सीजीआई वुड भी सीजीआई है, ठीक है, नेक्स्ट सीजीआई यही बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीजीआई ये बनेंगे, नंबर 2, नेक्स्ट सीजीआई ये, नंबर 3, एंड नेक्स्ट सीजीआई नंबर 4। मुझे एक बात बताओ जरा हरनीत, इनमें से एज वाइज सबसे छोटा कौन? नंबर 4 नहीं दिख रहा तुम्हें? लास्ट में क्या होता है? ये क्या मैंने खुद के लिए लिखा है नंबर 4? अच्छा, ओ हो, लास्ट जो है नंबर 4 में जो आपको दिख रहा है वही है श्रेया, सबसे छोटे एज में। अगर हम इस कन्वेंशन को पकड़ लें, अगर मयूर 50 से 73, तो अर्पित बताओ सीजीआई किसको बनना चाहिए एज वाइज? सबसे पहले फर्स्ट को, जब ये रिटायर हो जाए तो सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही होगा। इंदिरा गांधी जी ने इस कन्वेंशन को, इस पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं कहेंगे इसे, मैं बोलने लगा था, इस इस्टेब्लिश कन्वेंशन को, क्योंकि पार्लियामेंट से तो कुछ लेना देना है नहीं सीरियस का, है ना अर्पित, तो हम इसको पार्लियामेंट्री कन्वेंशन नहीं कहेंगे, इस्टेब्लिश कन्वेंशन कहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं
इस फोर्थ वाले पर्सन को उठाकर अगर यहां ले आऊं फर्स्ट पर, ठीक है, क्या इससे एक बात श्रेया मैं सिद्ध कर सकता हूं कि इसकी जिंदगी में जिसको ये इंतजार था कि सीजीआई बनेगा, इसका तो टेन्योर में खा ही गया, राइट? खा गया। अब मुझे भी आप बताओ, ये छोटे भी हैं उम्र में, फोर्थ वाले छोटे भी हैं अर्पित, तो यानी कि काफी लंबे टाइम तक रहेंगे ये सीजीआई। तब तक मैं सेकंड का भी टेन्योर खा गया और थर्ड का भी टेन्योर खा गया, कह सकता हूं मैं ऐसा? बिल्कुल। जस्ट अ मिनट, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। जब मैंने इनको फोर्थ वाले को उठाकर, और मैंने क्या बोला, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1973 में जब इनको उठाकर फर्स्ट ये बना दिया, जबकि इनको अभी बनना भी नहीं था, ये अभी दूर थे, इनको ले आए फर्स्ट नंबर पे। इनका तो जो जिनको सीजीआई बनना था वो तो गायब ही हो गए बिल्कुल टोटल तरीके से, ठीक है। एक कन्वेंशन ही तोड़ी है बस, और तो कुछ नहीं करा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर के ऊपर से लांग कर फोर्थ वाले को पटक के आगे करके, फेंक के आगे करके उनको सीजीआई बना दिया गया, बाकी सबके सर के ऊपर से ये लांग गए फोर्थ वाले पर्सन, कह सकता हूं? इस सर के ऊपर से लांगने के प्रोसेस को कहा जाता है सुपरसीड करना। सुपरसीड करना, ठीक है। अब देखो ये फोर्थ थे कौन? जस्टिस ए एन रे। इनको अपॉइंट करा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। यही सेम डायग्राम जस्टिफाई कर रहा है इस चीज को, है हरनीत? जस्टिस ए एन रे चौथे नंबर पे थे इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी। जो 3 सुपरसीडिंग जजेस थे वो थे जे एम शेलात, के एस हेगडे और ए एन ग्रोवर। जो तीनों के तीनों जजेस थे दे रिजाइन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अर्पित, सपना ही पूरा नहीं हुआ। सही बात है। तो एंड तक जाते जाते अर्पित क्या फायदा हुआ इसका, इनको पढ़ाई लिखी करने का, यहाँ तक पहुंचने का? ठीक है, देवर सुपरसीडेड क्योंकि इन्होंने जजमेंट जो दी थी केशवानंदा भारती केस के अंदर। क्या बोल दिया था? और ऐसी क्या बात बोलती होगी जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थी कि फंडामेंटल राइट्स आर डैश पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड सरकार even through an amendment cannot violate the basic structure of the constitution. बाद में फिर से 1977 में M.U. Beg was appointed as Chief Justice of India by superseding the then senior most judge. एंड ये कौन थे? यही हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक में देखा था, इनका नाम मयूर यादव का, जस्टिस HR खन्ना। जब सपने पूरे नहीं होंगे अर्पित, रिजाइन। इनकी डिसेंडिंग जजमेंट थी जो कि पसंद नहीं आई थी सरकार को। ही अपहोल्ड द राइट टू लाइफ इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। याद है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था इमरजेंसी के टाइम पे? किसी को भी अरेस्ट कर लेना विदाउट गिविंग द रीजन ऑफ द अरेस्ट। अपोजिशन लीडर्स वगैरह को अर्पित याद होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह को रात को पुलिस घर से उठाकर ले गई थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कुछ भी डाल दिया जाता था, बहुत सारे राइट्स वायलेट कर दिए जाते थे ना वहाँ पर। तो इन्होंने ये एक केस था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। ये ADM जो थे जबलपुर के, इन्होंने वायलेट करा था शिवकांत शुक्ला के फंडामेंटल राइट्स को, एंड इट वॉज नॉट एप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। जब SDM होते हैं ना,
नेक्स्ट पोस्टिंग आपकी जो प्रमोशन होता है आपका नेक्स्ट, वो होता है एडीएम का, एडिशनल ये सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये जो डिस्क्रेशन है सरकार की मनमर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया इन सेकंड जजेस केस। श्रेय, अब मेरी बात समझ में आई कि मैं क्यों बोल रहा था कि जजेस केस इतने वास्ट है। ऊपर ये तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के केस में मैं समझा रहा था, एंड नीचे बोल रहे हैं सरकार की डिस्क्रिशनरी पावर जो यहाँ पर थी कि किसी को भी सुपरसीड करने की, ये भी सेकंड जजेस केस के अंदर थी। ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, है ना, इसलिए वास्ट है ये। जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, ही और शी शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिर्फ उन्हीं को करना और किसी को नहीं करना। अगेन अगर आज के टाइम में सरकार इसको वॉलेट करती तो कुछ होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। क्या मतलब इसका? अवहेलना होगी मतलब बदतमीजी दिखाई है यानी कि आपने, है ना। उन्होंने कुछ बोला भी इतने रिमार्केबल केस के अंदर, एंड फिर भी सरकार अपनी वो कर रही है। ये चीज़ क्या मैसेज पोर्ट्रे करेगा सबको पूरे देश के अंदर कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है? ताकि भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अर्पित वॉलेट कर दे, लेकिन फिर भी उनका जो टेन्योर है वो स्मूथली चलता रहे, है ना। किसी भी डिसीजन के अंदर जुडिशरी उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना करे, राइट। ये सुपर सीडिंग का पूरा मुद्दा समझ में आया? आप लोगों के लिए नया था। हरनीत, श्रेया, समझ में आया? पक्का? हरनीत फिर से समझाना है क्या? पागल हो गई, फिर से समझाऊंगा मैं। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट के केस के अंदर कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। हर एक जो हाई कोर्ट है, वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन, क्या बात है यार ये एक्सक्लूसिव और कॉमन वाली? दो से ज्यादा स्टेट से मिलकर, कुछ स्टेट कुछ यूटी से मिलकर, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। क्या लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां पर क्या बोलेंगे अर्पित? पूरा नाम? चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। एंड सच अदर जजेस, जो कि किसको ठीक लगे अपॉइंट करने के लिए? प्रेसिडेंट को। हमें यानी कि यहां पर क्या सीखने को मिलता है? सीजीआई एंड अदर जजेस तो सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में हाई कोर्ट के कुछ जजेस का कुछ रोल होता है क्या? ये बोलोगे? फिर लिखा तो था बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा था। ये देखो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से, आपको दिख जाएगा। देख रहे हो, कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर ही पढ़ा था हमने विद हाई कोर्ट जजेस, यहाँ पर भी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। जैसा कि प्रेसिडेंट को ठीक लगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी ऐसी चीज स्पेसिफाई नहीं कर रखी है कि एक हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। एनी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे ये मुद्दा रख रखा है। किसका? स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट का। स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट से मैं क्या मान के चलूं? क्या अगर मैं इसको डीकोड करना चाहूं, अनफोल्ड करना चाहूं, क्या निकलेगा इससे बाहर? स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट का मीनिंग क्या?
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस अदर जजेस। ये चीज देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है। पक्का आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी ये कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से वाली चीज कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज? जब वर्कलोड कितना है कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के ऊपर। ये लाइन इतनी आराम से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? जीएस पेपर 2 में कभी अगर हमें जुडिशियल वैकेंसी का या जो बैकलॉग चल रहे हैं केसेस के, अगर कभी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक लाइन देनी हो ना श्रेया, तो हम ये कह सकते हैं ना, हम काफ़ी हद तक प्रेसिडेंट के कंधे पे रख के बंदूक चला सकते हैं। फिर उसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस और इसकी एक शब्द में हम लोग इसको कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऊपर ही है। ये चीज़ है, ठीक है। इसको इस चीज़ को आप मेंस में अपने यूज़ कर सकते हो। आगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है अपॉइंट? जल्दी बताओ। प्रेसिडेंट। तो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। कौन सी स्टेट की बात हो रही है यहां पर? नहीं, लिखा हुआ है गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। नहीं, जहां पर मतलब वो हाई कोर्ट स्थित है वहां पर। अब नहीं, आप कह रहे हो कोई भी कंट्री का अच्छा नहीं, पर वो जहाँ पर हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट में हमें, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से, इसका एक हायर लेवल का आंसर ये चाह रहा हूँ। केस तो ये भी होता है, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट होता है। एंड कभी कभार हमने ये भी पढ़ा था मयूर कि कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स प्लस यूटीज़ भी शामिल हो जाती हैं, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट होता है। एंड यूटीज़ में हम जानते हैं कि ये भी तो केस बन सकता है श्रेया कि वहाँ पर एलजी होता है और राज्य के अंदर गवर्नर होता है ना। आप क्या करें? इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, गवर्नर्स एंड एलजीज ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न्ड आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। सबको बिठाते हैं एक साथ में। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन दम है इसके अंदर, आ सकता है। पता नहीं क्यों रोक के रखा यूपीएससी ने, मुझे नहीं पता, आना चाहिए, अभी तक नहीं देखा मैंने। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है यूपीएससी। आई एम डैम श्योर 2023 और 2024 का जो प्रीलिम्स होगा ना, अब वो बस इन 2 चैप्टर से हटके अलग चैप्टर से टारगेट करेगा, लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज। अब क्योंकि यूपीएससी के पास इनसे पूछने के लिए बहुत सारा कंटेंट है अभी भी जो बाकी रह गया है। तो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, पहले हम ये वाली बात कंप्लीट करते हैं। 3 केस हमारे यहाँ पर बन रहे हैं समझने के लिए। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटमेंट करते हैं सारे के सारे हाई कोर्ट के जजेस की, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो अदर जजेस हो। जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट जब प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं तो वो कंसल्ट करते हैं सीजीआई के साथ एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। नंबर 1 केस ये। दूसरा, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। ये वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो गई ना, जब सीजीआई को चुन रहे होते हैं प्रेसिडेंट, सीजीआई को जब अपॉइंट कर रहे होते हैं तो वो किसके साथ कंसल्ट करते हैं? दूसरे जज होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के साथ। जब अदर जजेस को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन वो करते हैं एंड अदर जज होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सिमिलरली यहाँ पर जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो रही है तो गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर है, एंड जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो रही है तो क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट? क्या कर रहे हैं?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट कर रहे हैं प्लस गवर्नर को। अदर जजेस की नियुक्ति जब हो रही है, चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का वो कंसल्ट करे जाता है। दूसरा केस, अगर कोई हाई कोर्ट ऐसा है जो कि दो स्टेट्स, दो से ज़्यादा स्टेट्स, कुछ स्टेट कुछ यूटीज उनके लिए कॉमन है, तो उन सारे स्टेट्स एंड यूटीज के गवर्नर प्लस एलजीज को कंबाइंड तरीके से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट। ऑल आर कंसल्टेड, यहां पर लिखा हुआ है ऑल द स्टेट्स। एंड यहां पर एक चीज ऐड कर लेना, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब याद करो सेकंड जजेस केस को। हम लोग हालांकि हाई कोर्ट के चैप्टर के अंदर है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। सेकंड जजेस केस, जैसा कि श्रेया मैंने बार बार बोला है इनको समझाते हुए, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल केसेस थे, बहुत सारी डायमेंशन के ऊपर उन्होंने बात कर रखी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में देखा, फिर सुपर सीडिंग केस के अंदर देखा हमने, अब हम हाई कोर्ट के केस के अंदर इनको देखते हैं। सेकंड जजेस केस के अंदर जो कि 1993 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड until and unless it is in conformity with the opinion of the Chief Justice of India। ठीक है, ओपिनियन जो है वो सीजीआई का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके केस के अंदर बात हो रही है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉर्मल जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो ओपिनियन है सीजीआई का वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाली चीज किसको याद दिलाई जा रही है? अपॉइंट एक्चुअली करता कौन है? प्रेसिडेंट। एंड क्या लिखा हुआ है? जब तक सीजीआई सेटिस्फाइड नहीं है तब तक नो अपॉइंटमेंट कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट इन दिस केस। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, जो ये केस का नाम है सेकंड जजेस केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993। थर्ड जजेस केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट की जज को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, सीजीआई को कंसल्ट करना पड़ेगा एक कोलिजियम को विच इज मेड अप ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब खुद के जजेस को अपॉइंट करने की बात आती थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या करता था? कितने सीजीआई कितने मेंबर्स का कोलिजियम बनाते थे? क्या रिजॉल्व करा था हमने एंड में? 4। हाई कोर्ट के केस में कितने का कोलिजियम है? 2 का। अच्छा एक बात, एक कह रहा है पर्सन एबीसी को होना चाहिए, दूसरा कह रहा है XYZ को होना चाहिए। ये कोलिजियम अब क्या करें? सीजीआई जिसकी साइड ले ले वो मेजॉरिटी मान के दे दे क्या सरकार को प्रस्ताव? बताओ, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के केस में चीफ जस्टिस जो है इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको एक कोलिजियम को कंसल्ट करना चाहिए और वो कोलिजियम 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर बना होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, एक जज कह रहा है कि पर्सन एबीसी को अपॉइंट कर दो, दूसरा कह रहा है XYZ का नाम आगे कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सीजीआई जिसकी साइड लेंगे, मान लो कि एक ही साइड ली इन्होंने, तो इन 2 की मेजोरिटी बनाकर गवर्नमेंट को प्रस्ताव आगे भेज देंगे क्या कि बोल दो प्रेसिडेंट को इसको अपॉइंट कर दे? बताओ। नहीं, मैंने एक वर्ड बताया था, मेजोरिटी नहीं चलती। यहां पर क्या चलता है? कंसेंसस। तो द सोल ओपिनियन, इकलौता ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। यही चीज उन्होंने वहां पर भी बोली थी, सोल ओपिनियन वाली। ये देखो,
कोर्ट रूल्ड दैट कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। बोला ना फिर से, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 का एंड एनजेएसी एक्ट ऑफ 2014, इन्होंने रिप्लेस करने की कोशिश करी थी कोलिजियम सिस्टम का और अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, नई बॉडी बनाकर। लेकिन 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के दोनों एनजेएसी को और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और पुराना कोलिजियम सिस्टम जो था वो ऑपरेशन में आ गया। तो हमने यहाँ से डिस्कशन से क्या सीखा कि सुप्रीम कोर्ट के केस में कोलिजियम कितने का, कितने का, 4 का, 4, लेकिन क्या सीनियर मोस्ट जजेस, लेकिन इसके अंदर सीजे इंक्लूडेड है कि नहीं है इन 4 के अंदर, प्लस सीजे, वेरी गुड, यही जानना चाहता था। हाई कोर्ट के अंदर कोलिजियम कितने का, हाई कोर्ट के केस के अंदर सॉरी 2 का, कि ये 2 सीनियर मोस्ट जजेस कहाँ के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, प्लस कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजीआई। बोला था ना मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आज ही याद कर लेना इसको, है ना, ये सब बहुत इसलिए बोल रहा था मैं। ये जो वर्डिक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर की थी इन द 4th जजेस केस 2015 के अंदर। कोर्ट ने बोला कि जो नया सिस्टम एनजेसी ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ पर याद है वही सेम चीज़ जो हमने पढ़ी अभी सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रेसिडेंट को ये याद दिलाया गया कि आपका जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, आपको जो ओपिनियन लेना है सुप्रीम कोर्ट का कि किसको आप अपॉइंट करोगे एज चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस वगैरह, ये सारा का सारा आपका आर्टिकल 143 की पावर्स के अंदर आता है। डेट आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जब लेना पड़ता है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात 2nd जजेस केस से 1993 के अंदर क्लियर कर दी थी, एंड इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहां पर ना कहाँ गया, ये जो 4th जजेस केस है ना, इसको बोल्ड करके नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट 4A लिखा हुआ है, तो एक बार के लिए हम इसको भी देख लेते हैं। आई थिंक ये उधर भी होगा ये फिर, अच्छा यहाँ पर 2A करके था, सेम चीज़ है क्या, एक बारी मुझे क्रॉस चेक कर लेने दो। सुप्रीम कोर्ट ये यहाँ पर, हाँ जी, ये जो 4th जजेस केस है यहाँ पर इसका नाम दे रखा है, इसको देख लो, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 4th जजेस केस का नाम था, ठीक है। इनको देना चाहिए था ऐसे करके हाईलाइट करके, कोई बात नहीं, चलो हमने देख लिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंक में लगा होगा, थोड़ा सा बस हाँ गवर्नर वाली बात एक्स्ट्रा थी यहाँ पर, बाकी तो सब कुछ ठीक है। एंड जजेस केस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रखी है ना प्रेसिडेंट के कंसल्टेटिव प्रोसेस के ऊपर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, इन टर्म्स ऑफ बोथ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट। कोई दिक्कत लगी, पक्का, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।